उसके लिए पहले आप समझ लो कि पुलिस की कठिनाई क्या है। यहाँ तुम्हारा पर्सनल कंफर्ट के लिए तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तुम्हारा सोशल लाइफ के लिए तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तुम्हारा पर्सनल लाइफ के लिए तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एसपी और डीएम बन के बड़ा बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बड़ा ऑफिस मिलेगा, पायलट मिलेगा, एस्कॉर्ट मिलेगा, ये आपके दिमाग में है तो पुलिस फोर्स में मत आओ। कॉस्ट ऑफ योर पर्सनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ, यू हैव टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर। मुंबई शहर में मैं जब डीसीपी था, घर का गणपति का दर्शन करने के लिए भी मैं नहीं जाता था। 10 दिन पूरे हम लोग रास्ते पर रहते थे, क्योंकि टेररिस्ट थ्रेट्स रहती थी, कम्युनल रॉयट का थ्रेट्स रहता था। तो स्टेट का एम्ब्लेम कंधे पे रहना मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नहीं, पुलिस के लिए तुमको स्पेशल एटीट्यूड चाहिए। पहले सबसे बड़ा एटीट्यूड है, तुमको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। 100 सवाल पूछने का तुम्हें पेशेंस होना चाहिए। पुलिसिंग इज नथिंग बट इट इज ए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर विथ इफेक्टिवली मैनेजमेंट। जय हिंद। मैं डॉक्टर प्रताप रामचंद्र दिघावकर, एक्स इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और मेंबर महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं पुलिस ऑफिसर के तौर के और कर्तव्य के बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। जब मेरे प्रमोशन होते होते एडिशनल सीपी, एडिशनल कमिश्नर डीआईजी मुंबई भी था साउथ रीजन में, और सबसे टर्निंग पॉइंट करियर का मेरा जब मैं आईजी नॉर्थ महाराष्ट्र नासिक रेंज बना, जो मेरा गांव भी वो रेंज में आता था। जब तुम्हारे गांव का आईजी बन के तुम खुद जाते तो एक अलग तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम बढ़ जाता है। जो लोगों ने मुझे खेत में खलिहान में काम करते हुए देखा, वही लोगों के सामने मैं आईजी का यूनिफॉर्म पहन के उस दिन गया। जो खेत में मैंने ट्रैक्टर चलाया, वही खेत में मैंने आईजी का यूनिफॉर्म पहन के ट्रैक्टर चलाया। तो ये एक अलग सा सेल्फ स्टीम। जो स्कूल में मैंने पढ़ा वो स्कूल में मेरा सत्कार हुआ। तो आईजी बनते ही वहाँ बहुत बड़े चैलेंजेस थे। वो कोरोना का समय था। तो जब कोरोना चल रहा था, कोविड-19 का एंडेमिक चल रहा था, तब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि कोई भी विजिटर्स अभी सरकारी कार्यालय में नहीं आएंगे। तो मुझे तो बहुत दुख लगा कि मैं मेरे गांव में आईजी बन के आया और लोगों को नहीं मिलूँ तो लोग मुझे क्या बोलेंगे। तो मैंने बोला कि महात्मा गांधी जी भी सभी नए कायदे भंग करते थे, सिविल डिसोबीडियंस। तो मैंने भी बोला कि मैं भी अभी सिविल डिसोबीडियंस करूँगा। और जो मेरे किसान भाई है, मेरे यूथ है, मैंने सबके लिए मेरा ऑफिस 24 घंटा खुला कर दिया। और कहने में मुझे गर्व आए कि कोरोना टाइम में भी मुझे कम से कम 400-500 लोग मिलने के लिए आते थे। जब मैं नासिक रेंज का आईजी बन के गया, तो नासिक रेंज इज़ ए हॉर्टिकल्चर कैपिटल ऑफ इंडिया। वहाँ अनार होते हैं, अंगूर होते हैं, प्याज होता है, केला होता है। और वहाँ मैंने देखा कि किसानों का माल लेके ये सब ट्रेडर्स माल लेके जाते थे और उसको चेक अदा करते थे, और सब चेक बाउंस होते थे। किसानों का पूरे साल की कमाई, कष्ट की कमाई, पसीनों की कमाई, ये ट्रेडर्स, व्यापारी लोग डुबा देते थे। और जब ये लोग पुलिस स्टेशन में आते थे, किसान लोग, तो हमारे पुलिस वाले बोलते थे कि ये सिविल मैटर है, तुम 138 का केस कोर्ट में डालो, कोर्ट में से पैसा रिकवर करो। पैसा रिकवरी का हमारा काम नहीं है। तो बेचारे किसान दर दर घूमता था। लड़की की शादी नहीं हो रही थी, बच्चों की फीस नहीं भर सकते थे। तो मैंने ऑर्डर निकाला, जितने जितने व्यापारी के चेक किसानों के दिए और वो चेक डिसऑनर हुए और बाउंस हुए, सब में 420 का एफआईआर दाखिल करो
और सबको अरेस्ट करो। मैंने मेरे एसपी से बात किया, लक्ष्मी पूजन कौन सी तारीख को है, तो लक्ष्मी पूजन के दिन सभी जितने बदमाश व्यापारी थे उसको सब लक्ष्मी पूजन के दिन, दिवाली के दिन लॉकअप में डाल दिया। 13 लोगों को लॉकअप में डालने के बाद 13,000 व्यापारी सुधर गए और जो किसानों के जो डूबे हुए पैसे थे 50 करोड़ रुपया हमने किसानों के घर तक पहुंचाए। आईजी का जॉब एक फैमिली हेड की तरफ होता है। 5 एसपी रहते हैं, एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी और कम से कम 12-13 हज़ार का फोर्स रहता है। लेकिन आईजी की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो महत्वपूर्ण रहती है, फोर्स में डिसिप्लिन लाना, फोर्स को मोटिवेट करना, फोर्स का वेलफेयर देखने का और फोर्स को ट्रेनिंग देके फिजिकली और मेंटली फिट रखना। और इसके लिए आईजी ने भी खुद फिट होना चाहिए। आईजी का भी कैरेक्टर सबसे अच्छा चाहिए, आईजी का भी नॉलेज अच्छा चाहिए। और पुलिस और आर्मी में देयर आर ओनली 2 वे ऑफ लीडरशिप, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और लीडिंग बाय सेटिंग द ओन एग्जाम्पल। तीसरा लीडरशिप का मार्ग कोई भी नहीं है। तो मैं जो हमारे नौजवान आईपीएस अफसरान, उसको मैं अपील करना चाहता हूँ, आपको ये सर्विस देश के लिए एक अप्रतिम सर्विस है। और जहाँ तुम्हारे फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस में हर एक मिनट में तुम्हारी टेस्ट की जाती है, ऐसी सर्विस है। तीसरा, यहाँ कौन से भी सोल्यूशन प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन लिखा हुआ नहीं है, आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट कि यू आर डीलिंग विद द ह्यूमन बींग्स, नॉट विद द फाइल्स। तो ह्यूमन रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन, ये आपको बहुत ही बरकरार रहना चाहिए। इसके लिए पुलिस ऑफिसर की सेवा ये एक तपश्चर्या है। जैसे तपश्चर्या के बाद 12 साल की तपश्चर्या के बाद जैसे आदमी के पर्सनैलिटी में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है, वैसे पुलिस सर्विस की तपश्चर्या के बाद बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। यू आर बिकम ए लीडर बाय ऑल मीन्स टू डील एनी सिचुएशन एट एनी टाइम। तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। जब मैं आईजी था तो सुबह मैं 4 बजे उठता था। 4 बजे उठकर मैं 1 घंटा जिम करता था, फिर आधा घंटा योगा करता था। 7 बजे मेरा डेली रिपोर्ट 5 डिस्ट्रिक्ट का आ जाता था। 5 डिस्ट्रिक्ट का डेली रिपोर्ट में किसानों के कितने पैसे मिले, किसानों की कितनी कंप्लेन आई, योग की क्या कंप्लेन आई और महिलाओं की क्या क्या कंप्लेन थी, मैं ये तीनों चीज़ के ऊपर ध्यान देता था। पहली कंप्लेन महिलाओं की क्या क्या कंप्लेंट्स है, दूसरी जो किसान लोगों के पैसे डुबाने की क्या क्या कंप्लेन है, और तीसरा जो हमारे युवक उसको सरकारी नौकरी का लालच दिखा के कितने को डुबाया गया है, ये 3 बात के ऊपर ध्यान देता था। और ये पैसे रिकवरी के लिए क्या क्या किया है। फिर चौथा मेरा ध्यान था कि हमारे जो कांस्टेबल एडमिट है कोरोना में, उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है और उसका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन लेवल कितना है, वो भी मैं मॉनिटर करता था। फिर वो डेली रिपोर्ट देखने के बाद एसपीस के साथ मैं बात करता था सीरियस क्राइम के बारे में। और मेरे सर्विस का मैं एक बुनियादी प्रिंसिपल बताता हूँ, मैं मेरे ऑफिस में विजिटिंग आवर्स कभी रखता नहीं हूँ। 10 बजे मुझे कोई मिलने के लिए आ गया, मैं 10 बजे उसे मिल लेता हूँ। 11 बजे मिलने के लिए आ गया, 11 बजे। और ऑफिस में जब तक हूँ मैं रात के 10 बजे तक मैं विजिटर्स को अटेंड करता हूँ। मैं पहला काम करता हूँ कि विजिटर का जो बोर्ड रहता है, विजिटिंग आवर्स 4 to 6, 4 to 5, मैं पहले वो बोर्ड निकाल के फेंक देता हूँ। और मैंने 35 साल
छत्रपति शिवाजी महाराज का 4x3 का फोटो मेरे कुर्सी के पीछे लगा के काम किया। और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस तरह से स्वराज्य की निर्मित के लिए काम किया, वही विचार से हमने 35 साल की सर्विस की। तो एसपी के साथ डिस्कशन होने के बाद फिर मेरी डायरी रहती थी कि आज के क्या क्या काम है, कौन सा इम्पोर्टेंट फाइल है, कौन से इम्पोर्टेंट कॉल करने के, वो फाइल मैं खुद का रखता था। फिर ब्रेकफास्ट करता था। ब्रेकफास्ट में चपाती, सब्जी और दही। कभी मैंने चीज़, बटर, सॉसेस कभी नहीं खाया। 2 चपाती, सब्जी, दही और एक कौन सा भी फ्रूट। फिर 9:30 को मैं ऑफिस में जाता था और सबको मिलना चालू कर देता था। विजिटर्स 9, साढ़े 9 बजे से विजिटर्स चालू हो जाते थे। फिर विजिटर हो गए तो फिर इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल और इम्पोर्टेंट केसेस की मालूमात। देन मौका करके हमारे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट, उसके प्रपोजल हम बनाते और आईजी मौका लगाने की परमिशन है। तो मौका केसेस की स्क्रूटिनी, फिर सीरियस केसेस के बारे में एक्शन टेकन रिपोर्ट। फिर 2 बजे खाने का समय होता था, 2 बजे से लेकर 3 बजे के खाना। फिर विजिटर्स और शाम के 6 बजे सब क्लेरिकल लोगों का फाइल्स देखना चालू करता था मैं। लोगों का मेडिकल बिल, लोगों का लीव, लोगों का पोस्टिंग, लोगों के पेंडिंग प्रमोशंस, पेंडिंग डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट, वो शाम को 6 से 7 बजे तक मैं देखता था। और 7 बजे बचे हुए विजिटर्स को मैं अटेंड करता था। रास्ते में नाकाबंदी चल रही है, लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करते हैं। और मैं 5 डिस्ट्रिक्ट में पेपर में मेरा मोबाइल नंबर दे दिया था, किसी को तकलीफ़ है तो आईजी को नंबर पे फ़ोन करो। तो ये मेरा नंबर हर एक गांव के लोगों के पास चला गया। इसके लिए हमारे कांस्टेबल्स वगैरह की तरफ से जो लोगों को हैरेसमेंट होता था वो पूरा बंद हो गया, क्योंकि हर एक आदमी के पास आईजी का नंबर था। ये भारतवर्ष के इतिहास की पहली बात होगी कि आईजी ने 5 डिस्ट्रिक्ट के सभी पेपर में मोबाइल नंबर दे दिया था। और ये मोबाइल नंबर मतलब इट इज़ ए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट टू द क्रिमिनल्स। और हमारे जो लोग ये कांस्टेबल्स है, ऑफिसर्स है, वो लोगों को परेशानी करते थे, तकलीफ देते थे। उसके लिए भी एक सबक हो गया, क्योंकि लोग बोलने लगे, क्योंकि मैं नासिक का ही रहने वाला था, तो लोगों को मालूम था हमारे गांव का, हमारे देहात का आईजी है। तो देहात का आईजी, गांव का आईजी, घर का आईजी, ये इमेज होने से उसका जो हैरेसमेंट होता था पुलिस डिपार्टमेंट से, वो पूरा बंद हो गया। और मुझे गर्व है कि किसानों के डूबे हुए 50 करोड़ निकालने वाला भारतवर्ष का पहला आईजी हो। उसको किसी कोर्ट में जाना नहीं पड़ा, पुलिस स्टेशन में जाना नहीं पड़ा, वकील लगाना नहीं पड़ा और किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ा। 4 जून 2019 को मेरी बीबी का देहांत हो गया। इसके लिए जो फैमिली लाइफ था वो तो पूरा डिस्टर्ब हो गया था। लेकिन जब लोग खुशियां मनाते हैं तभी भी पुलिस को काम आता है। जब लोग रास्ते पे झगड़ा करते पुलिस का काम बढ़ जाता है। जब फेस्टिवल आ जाता है तब भी पुलिस का काम बढ़ जाता है। मुंबई शहर में मैं जब डीसीपी था, घर का गणपति का दर्शन करने के लिए भी मैं नहीं जाता था, घर का गणपति विसर्जन करने के लिए भी नहीं जाता था। 10 दिन पूरे हम लोग रास्ते पे रहते थे, क्योंकि टेररिस्ट थ्रेट्स रहती थी, कम्युनल रॉयट का थ्रेट्स रहता था। और जब फेस्टिवल्स आते हैं तब फेस्टिवल में ज़्यादा काम पुलिस को करना पड़ता है। नवरात्र हो, बकरीद हो, रमज़ान हो। रमज़ान में तो 30 दिन जब तक हमारे मुस्लिम बंधु का रोज़ा चलता है, वो सब लोग रोज़ा छोड़ के रात भर रहते हैं, तो हमको रात भर रास्ते के ऊपर प्रोटेक्शन देना पड़ता है। तो जिधर जिधर लोगों की खुशी का माहौल है, तभी
हम रास्ते पे रहते। मैंने नवरात्र, गणपति, दशहरा, दिवाली कभी मेरे फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं किया। और नया साल का जो पार्टी होता है, 35 साल में नया साल का सेलिब्रेशन मैंने कभी फैमिली के साथ नहीं किया। तो ये सब तुमको सैक्रिफाई करना पड़ता है। लेकिन लोगों के विश्राम के लिए पुलिस ने हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आज देश का जो इंटरनल सिक्योरिटी है ये अभी सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है। अभी एक नया चैलेंज अभी पुलिस के सामने आ रहा है, क्योंकि जो ड्रग्स का सेवन बहुत बढ़ रहा है बम्बई शहर में, और अब पंजाब में भी तो बहुत ही हो रहा है। और ये धीरे धीरे ये ड्रग कंज्यूम के पूरा जनरेशन के लिए ख़त्म होने के कगार पे आ गया है। तो पुलिस के लिए नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस और इलिसिट लिकर्स, ये सब चीज़ों का रेडिकल इरेडिकेशन करना भी सबसे बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि पुलिस ही एक ऐसी एजेंसी है जो रात दिन काम करती है और रात दिन लोगों की सेवा में लगी रहती है। बहुत लोगों को परसेप्शन है कि पॉलिटिकल लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत रहता है। मेरे 34 साल की सर्विस में मैं मेरी पोस्टिंग के लिए किसके पास गया नहीं, लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन ने मुझे कुछ भी गलत काम नहीं बताया। जब पॉलिटिशियन लोगों को मालूम है कि ये आदमी सच्चा है, जब मैं मेरा मोबाइल नंबर सभी लोगों को दे देता था मेरे जुरिडिक्शन का, और जब मेरा कांस्टेबल का ट्रांसफ़र के लिए मैं पूछता था कि तुम्हारी चॉइस दे दो, तुम्हारे 4 चॉइस में से मैं एक दे दूंगा। जब इतना ट्रांसपेरेंस काम हो तो कोई भी पॉलिटिशियन तुमको कभी भी फ़ोन नहीं करता है। जब तुम्हारे काम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तुम्हारे काम में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और तुम लोगों का इंटरेस्ट नहीं देखते, तो तुम्हारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर आने वाला है। जब मैं मेरा फ़ोन नंबर 5 डिस्ट्रिक्ट में दे दिया था, तो पॉलिटिशियन को मालूम पड़ गया कि इसका जो ये आईजी का एजेंडा ही अलग है, उसका काम करने का तरीका अलग है। तो आज तक मुझे कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर से रूबरू नहीं होना पड़ा, कुछ भी मेरे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आया। जो लोग काम करने के लिए ये ढूंढते रास्ते, अलग अलग रास्ते ढूंढते, जब कोई एक महीने एसपी ऐसा देखा वो किसका फ़ोन ही नहीं लेता था, कांस्टेबल का हो या ऑफिसर का हो या पब्लिक का हो, अननोन नंबर, तो उसको तो पॉलिटिशियन बोलेंगे ही। तुम्हारी जब अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी जनता से, तो पॉलिटिशियन तो दे आर लीगल कस्टोडियन ऑफ द लेजिस्लेचर, तो वो तो इंटरफेयर करेंगे। जब तुम्हारा 100% उत्तरदायित्व जनता के प्रति है, देश के प्रति है, राज्य घटना के प्रति है, जनता के प्रति है, कानून के प्रति है, तो तुमको कोई भी तुमको डायरेक्शन नहीं देगा और तुम्हारा ट्रांसफ़र के लिए कोई भी कोशिश नहीं करेगा। आईजी का सबसे बड़ा चैलेंज है 12,000 लोगों का फोर्स संभालना, उसका वेलफेयर देखना, उसका ट्रेनिंग देखने का, और 2 करोड़ लोगों की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, उसका संपत्ति और जान की रक्षा, और सबसे इम्पोर्टेंट काम आईजी का कि लोगों के दिल में पुलिस के प्रति कॉन्फिडेंस निर्माण करने का है। लोगों को लगना चाहिए कि ये पुलिस मेरी है, फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग। जब तक लोगों को नहीं लगेगा कि ये मेरा आईजी है, ये मेरा एसपी है, ये पुलिस स्टेशन मेरा है, तब तक कितना भी तुम स्कीम लाओ कुछ नहीं होने वाला है। जब तक पुलिस और पुलिस ऑफिसर के बारे में जनता के मन में फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग नहीं आती, तब तक पुलिस का कुछ भी काम इफेक्टिवली नहीं होगा। और जब तक पुलिस ऑफिसर का और पुलिस डिपार्टमेंट का उत्तरदायित्व कानून और जनता के प्रति है, संविधान के प्रति है, तब तक
लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और यही काम सबसे डिफ़िकल्ट है, क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग अमंग द पब्लिक फॉर द पुलिस, दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क। तो मैंने जब सर्विस ज्वाइन किया, मैं जब डीएसपी पुलगांव करके था, डीएसपी आरवी, वहाँ पुलगांव में एक कैंटोनमेंट एरिया था, सेंट्रल एम्यूनिशन डिपो था। उसमें एक ड्राइवर ने 4 गाड़ी चला के 2 आदमी को मार डाला था और 2 को जख्मी कर दिया था, मिलिट्री का जवान था। तो वो कोर्ट मार्शल, वो केस का इन्वेस्टिगेशन बहुत चैलेंजिंग था। तो उसमें मैंने पूरा केस का इन्वेस्टिगेशन किया और फिर बाद में ये तय हो गया कि ये आर्मी के जवान ने ये 2 जवान के ऊपर गाड़ी चला के उसका मर्डर कर दिया। तो कोर्ट मार्शल में मेरा साक्ष्य हुआ, मेरा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट गया और वो कोर्ट मार्शल में वो जो आर्मी का जवान था उसको सजाए मौत हुई थी, कैपिटल पनिशमेंट। और ये हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में कोर्ट मार्शल में सजाए मौत की पहली केस थी। तब मैंने वो जो जोंगा गाड़ी के नीचे उसको दबा के मार दिया था, तो मैंने पूरे मैथमेटिकल और फिजिकल इक्वेशन के ऊपर साइंटिफिक सीन तैयार करके गाड़ी का मोमेंटम, गाड़ी का एक्सेलरेशन, ये सब कैलकुलेट करके ये कैसे एक्सीडेंट नहीं है और एक कैसा ये जवान ने मर्डर कर दिया है, ये मैंने प्रूव कर दिया है। तो कहने का मतलब यह है कि पुलिस ऑफिसर को साइंटिफिक थिंकिंग करने की भी बहुत ज़रूरी है। जब तुम कोई केस का इन्वेस्टिगेशन करते, और हर एक केस का इन्वेस्टिगेशन एक थीसिस रहता है, तो हमको लगता है कि पुलिस ऑफिसर होना बहुत इजी टास्क है, वैसा नहीं है। तुमको दिन में जो 10 प्रॉब्लम आएंगे, वो 10 प्रॉब्लम अलग अलग रहते हैं, एक जैसे वो प्रॉब्लम नहीं रहते। तो कहने का मतलब यह है कि तुमको साइंटिफिक स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है। जब 12 मार्च 93 में बॉम्बे में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुझे जो लैंडिंग हुए थे RDX, AK-47 हैंड ग्रेनेड्स, उसका इन्वेस्टिगेशन मुझे दिया था। और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि जो लैंडिंग पोर्शन का इन्वेस्टिगेशन करते समय क्रीक में से 17 AK-56, 30,000 बुलेट्स, 50 हैंड ग्रेनेड्स, 84 मैगजीन हमने रिकवर किया। ये जो सीज वेपन और आर्म्स और एम्यूनिशन है, ये देशद्रोही लोगों के हाथ में जाते तो कितना नरसंहार हो जाता था। तो मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ, इतना बड़ा रिकवरी करके हमने देश के ऊपर जो देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही लोगों का जो बुरा नज़र था, बुरा कर्म करने वाले थे, उसको हमने रोकथाम किया। तो जब तुम छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान देते हैं, तो मैं पुलिस वालों को हमेशा बोलता हूँ कि राष्ट्र के ऊपर जो हमारा पुलिस जवान खड़ा है, उसने अपना दिमाग से काम लिया, तो उसके कांस्टेबल के दिमाग में ये देश का इतिहास बदलने की ताकत है। छोटा सा भी उसने अलर्टनेस दिखा दिया तो वो टेररिस्ट और आतंकवादी को पकड़ सकते हैं। तो जब हम ऑपरेशंस कर रहे थे बॉम्बे ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट 93 ब्लास्ट में, तो बहुत बड़ा रिकवरी हमने किया। ऐसे बड़े बड़े चैलेंज रहते, और ये जो इन्फॉर्मेशन लाने वाला था वो एक हमारा कांस्टेबल था। तो सेकेंडली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि पुलिस फोर्स में कांस्टेबल से लेके DG तक ये सब फील्ड सोल्जर, ग्राउंड सोल्जर है, और सभी लोग इम्पोर्टेंट हैं। पुलिसिंग इज़ ए रैंकलेस मिशन। इसमें कब छोटा रैंक का आदमी बड़ा काम कर जाएगा वो हम बोल नहीं सकते। जब 26/11 का बम्बई शहर के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, उस समय सबसे अच्छी जो कामगिरी की है शहीद तुकाराम ओमड़े जी ने, कि उसने जिंदा
टेररिस्ट जो सुसाइडल स्क्वाड का टेररिस्ट पकड़ने में उसने हिम्मत जुटाई और वो पूरा कॉन्स्पिरेसी उसकी वजह से डिस्क्लोज हो गया। शहीद तुकाराम मुमड़ी जी ने जो काम किया वो काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैं पुलिस के सभी जवानों को बोलता हूँ, हर एक जवान में उसने थोड़ी होशियारी से काम लिया, सतर्कता से काम लिया, तो वो अकेला आदमी देश का इतिहास बदल सकता है और वो खुद भी हीरो बन सकता है। पुलिस के लिए काम करना एक हर दिन की एक चुनौती है। तो वो चुनौती पार करते करते मैंने बम्बई शहर में 3 जोन का डीसीपी करके काम किया। और जब मैं बम्बई में डीसीपी करके काम किया तब अंडरवर्ल्ड बहुत ही उसके मानदंड वगैरह काफ़ी उसका विश्वास, आत्मविश्वास बहुत बड़ा हुआ था। तो डीसीपी करके, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई करके, मैंने 3 जोन का डीसीपी का काम करने का मुझे मौका मिला। तब अंडरवर्ल्ड के साथ लड़ाई लड़ने का और कम्युनल फोर्सेस के साथ लड़ाई करने का ये बम्बई में सबसे बड़ी चुनौती थी। जब मैंने चार्ज लिया 2003 में, तब बम्बई में हमेशा कम्युनल राइट्स होती थी, अंडरवर्ल्ड के ये थे और बॉम्ब ब्लास्ट तो हमेशा होते थे, लोकल ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट, गेटवे के बाजू में बॉम्ब ब्लास्ट। तो ऐसे कठिन समय में काम करने के लिए पुलिस ऑफिसर का सबसे इम्पोर्टेंट जो गुण है कि वो ग्राउंड पृष्ठभूमि से जुड़े हुए लोगों के साथ उसका कांटेक्ट होना चाहिए, चाहे वो एसीपी हो, डीसीपी हो, क्योंकि तुमको इन्फॉर्मेशन जो मिलती है वो इन्फॉर्मेशन तुमको पृष्ठभूमि में जो लोग काम करते हैं, तो इसके लिए डीसीपी को लगेगा कि मैं डीसीपी हूँ, मैं ये छोटे छोटे लोगों से क्यों कांटेक्ट रखूँ, ये समझना भी बहुत गलत बात है। जब कम्युनल राइट्स है, टेररिस्ट का थ्रेट्स है, कम्युनल फोर्सेस काम कर रहे, जब ये 2003 से 2007 तक मैं मुंबई में डीसीपी था, तब ये बहुत चैलेंजेस थे, क्योंकि आज की तारीख में कम्युनल टेंशन काफ़ी कम हो गया है, अंडरवर्ल्ड भी कम हो गया है और टेररिस्ट का तो अभी भी थ्रेट्स है। लेकिन जब हम बम्बई में काम कर रहे थे तो तब मैंने ये किया कि जितने लोगों के साथ मेरा कांटेक्ट रहेगा पृष्ठभूमि में, तब तक मैं ये पोस्ट को न्याय दे सकूँगा। और मैंने मेरा मोबाइल नंबर पूरे जोन के लोगों को दे दिया था। मेरा मोबाइल नंबर मेरे एरिया के, मेरे जोन के सभी लोगों के पास था कि मैंने बोल दिया तो कुछ भी तुमको मालूमात मिले तो तुम मुझे इन्फॉर्म करने का। तो जब हर एक आदमी अपने आँख और कान खुला रख के काम करेगा तो एक जिम्मेदार नागरिक बन के काम करेगा, तो ये सब जो चुनौतियाँ है उसके साथ हम अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। तो पुलिस सर्विस में मैंने जब मुंबई में काम किया तब मुझे ध्यान में आया कि तुम जितने लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करो, जितने लोगों के पास तुम्हारा मोबाइल नंबर है उसके, तो तुम इफिशिएंटली काम कर सकते हैं। चौथा पुलिसिंग का प्रिंसिपल है, बिलीव इन कॉमन मैन, दे विल गिव यू अनकॉमन रिजल्ट्स। तुम तुम्हारे कांस्टेबल के ऊपर जो अच्छे काम करने वाले, आज तक जितने जितने बड़े इन्फॉर्मेशंस लाए वो कांस्टेबल लोगों ने दिए हैं। और कांस्टेबल हमारा मुंबई में रात के 1 बजे से लेकर 4 बजे तक नाइट पेट्रोलिंग करता है। उसके हर एक लोगों के साथ कांटेक्ट रहता है, चाहे हाथ गाड़ी वाला हो, चाहे बार्बर हो, जूते पॉलिश करने वाला आदमी हो, तो उसका जो ग्राउंड लेवल का कांटेक्ट रहता है। तो बिलीव इन कॉमन मैन, दे विल गिव यू अनकॉमन रिजल्ट्स। तो जितने जितने आज तक अच्छी इन्फॉर्मेशंस ऑपरेशंस के दिए हैं वो सब हमारे पुलिस के जवानों ने दिए। तो पुलिस के कांस्टेबल को कॉन्फिडेंस में लेके मैं
सभी कांस्टेबल को भी मेरा नंबर दे दिया और मैंने बोला कि कोई भी कांस्टेबल मुझे विदाउट अपॉइंटमेंट मिल सकता है, विदाउट प्रायर परमिशन मुझे मिल सकता है और कभी भी मुझे फ़ोन पे बात कर सकता है। तो इसका इतना अच्छा इफेक्ट हुआ। 7 साल में मैं मुंबई में डीसीपी था और कम्युनली सेंसिटिव एरिया में डिप्टी कमिश्नर था, लेकिन 7 साल में मेरे जुरिडिक्शन में एक भी सांप्रदायिक तनाव, कम्युनल रॉयट नहीं हुई। ये सब क्रेडिट मैं मेरे पुलिस जवानों को देता हूँ। पुलिस जवान उसको कॉन्फिडेंस में लिया। एक बहुत अच्छा मिशन स्टेटमेंट है जो नेपोलियन जी ने बनाया है, ओनली फ्यू पीपल वर्क फॉर मनी बट मिलियंस आर रेडी टू डाई फॉर एप्रिसिएशन, रिकग्निशन, सेल्फ इस्टीम। जब तुम सिस्टम में काम कर रहे हैं तो और एक चीज़ तुमने फॉलो करना चाहिए, जो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट जल्दी दे देना चाहिए। जितना तुम रिवॉर्ड जल्दी देंगे, जितना तुम पनिशमेंट जल्दी देंगे, तितना उतना तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन आएगी। रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट शैल बी गिवन इमीडिएटली। तो ये भी मैंने फॉलो किया। जो लोगों ने अच्छा काम किया, मुझे समझने के बाद मैं वायरलेस के ऊपर ये सब लोगों को रिवॉर्ड डिक्लेयर कर देता था और जिसने इनडिसिप्लिन काम किया उसको भी 2 दिन में उसको मैं पनिशमेंट देता था। जब तुमको ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट सही समय पे दे देना चाहिए। जितना जल्दी रिवॉर्ड दो उतना अच्छा है। कष्ट का पसीना सूखने के पहले उसको रिवॉर्ड देना चाहिए। ये मेरी थ्योरी थी और वो भी काफ़ी ये हो गई। और मुझे कहने में गर्व है, मुंबई के पूरा जोन डीसीपी साउथ, ये पूरा जोन ISO 9001 से मानांकित किया गया और इंडिया का, भारत का पहला जोन है वो। उसको पूरे सब पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी को ISO 9000 का मानांकन मिला था। इसके लिए टीम स्पिरिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। पुलिस में और एक बात बहुत महत्व की है कि तुम्हारी टीम डेवलप करो। और दूसरी बात ये ध्यान में रखो, जो क्रेडिट है वो क्रेडिट तुम तुम्हारे कांस्टेबल्स को दे दो और जो गलत हुआ है, जो ब्लेम है, तुम खुद पे ऊपर ले लो। लीडर्स आर देयर टू शेयर द ब्लेम, नॉट क्रेडिट। Credit shall be given to their subordinates and blame shall be taken by the leader. आज हम डिसिप्लिन के नाम पे पुलिस फोर्स में भी काफ़ी रेजिमेंटेशन हो जाता है, तो वो भी कहना गलत है, क्योंकि यू फर्स्ट विन देयर हार्ट बिफोर आस्किंग देयर हैंड फॉर द ऑपरेशन। तुम पहले सब तुम्हारे साथ काम करने वाले लोगों का दिल जीतो, फिर वो तुम्हारे लिए कुर्बानी के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये मैन मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है। पुलिसिंग इज़ नथिंग बट इट इज़ ए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर विथ इफेक्टिवली मैन मैनेजमेंट। तो जब तुम पुलिसिंग करते हैं, पुलिसिंग इज़ ए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। गुनहगार को मालूम होना चाहिए कि ये पुलिस सभी जगह पे प्रेजेंट है। मैंने बम्बई शहर में सोसाइटी कॉप करके काम चालू किया था। एक कांस्टेबल के लिए एक सोसाइटी दे दी थी, 1 कॉप 1 सोसाइटी, और उसके पूरी जिम्मेदारी सोसाइटी की वो एक कांस्टेबल के ऊपर दे दी थी। सोसाइटी के हर एक आदमी के पास वो कांस्टेबल का नंबर था और सोसाइटी के सभी लोगों के नंबर उसके पास थे। एंड ही वॉज बिकम ए लीगल गार्डियन एंड कस्टोडियन ऑफ दैट सोसाइटी। तो सोसाइटी कॉप करके हमने जो स्कीम चालू की थी, उसी वजह से जो मुंबई में सर्वेंट लोगों के माध्यम से बहुत ज्येष्ठ नागरिक की हत्या होती थी, सीनियर सिटीजन का मर्डर होता था, तो वो मर्डर हमने 0 पे लेके आए थे। सभी सर्वेंट लोगों का हमने डाटा किया था, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोटो, उसका फिंगरप्रिंट, वो भी किया था। और भी मुंबई में एक स्कीम चालू की थी, 1 कॉप 1 क्रिमिनल। एक
कांस्टेबल को एक क्रिमिनल की जिम्मेदारी दी थी। मेरे एरिया में 4000 कांस्टेबल थे, तो 4000 कांस्टेबल को एक एक कांस्टेबल को एक एक क्रिमिनल की जिम्मेदारी दी थी। तो ये जिम्मेदारी की वजह से वो पूरा सभी मेरे एरिया के क्रिमिनल अंडर सर्वेलेंस आ गए थे। पुलिस का जॉब करते समय बहुत सी चीज़ें आपको आत्मसात करनी होगी। पहला, यू मस्ट हैव द टॉलरेंस, कि जब तुम लॉ एंड ऑर्डर डील करते हैं तो तुम्हारा जो रिएक्शन है वो एब्रप्टली नहीं होना चाहिए। तुमको ध्यान में ये रखना चाहिए कि जो सामने वाले लोग हैं ये भी भारतवर्ष के नागरिक है, तो लॉ एंड ऑर्डर करते समय तुम बहुत टैक्टफुली ये करना चाहिए और वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है ये समझ के हमने काम करना चाहिए। हमको मालूमात मिली थी बॉम्बे ब्लास्ट की, जो वेपन्स के बारे में, आर्म्स के बारे में, तो एक उसमें जो एक्यूज था, आरोपी था, उसको हमने 8 दिन इंट्रोगेट किया, लेकिन वो कुछ भी हमको मालूमात नहीं देता था। लेकिन जब उसको उसके पिताजी के सामने इंट्रोगेट किया और उसको बोला कि तुम अभी कुछ नहीं हमको मालूमात देते, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन और तुम्हारे पिताजी को भी हम अरेस्ट करने वाले, तो वो उसने इमीडिएटली बोल दिया, सर मैं सच बताता हूँ लेकिन मेरी बहन, मेरे भाई को तुम अरेस्ट मत करो। तो उसने पूरा जो 17 AK-56, 30,000 बुलेट, 50 हैंड ग्रेनेड्स और 84 मैगजीन्स उसने 1 मिनट में हमको निकाल दिया। तो साइकोलॉजिकल नॉलेज भी तुमको होना चाहिए, क्योंकि पुलिस का जो कर्तव्य है वो हर एक पल पल में बदलता रहता है। आज ये मिनट में तुमको क्या जिम्मेदारी है, दूसरे मिनट में क्या जिम्मेदारी है, और ये करते समय यू मस्ट रिस्पेक्ट द ह्यूमन वैल्यूज़। आज बहुत से लोगों को एटीट्यूड में आपके सबऑर्डिनेट के बारे में देखता हूँ, तो ये भी काफ़ी सबऑर्डिनेट, इट इज़ अ टीम, वी आर कलीग्स, और हर एक आदमी में बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटीज़ रहते, ऐसा ध्यान में पकड़ के ये जो सबऑर्डिनेट, सुपीरियर, ये सब चीज़ें हमने बंद करके जब हम टीम की स्पिरिट में काम करेंगे, ह्यूमन वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए, तो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेनिफिट होगा। जब महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन चालू हुआ तो मैं रायगढ़ जिला का एसपी था, पुलिस अधीक्षक था। तो मैंने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कम्युनिटी पुलिसिंग चालू की और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 80% गांव, उसमें कौन सा भी डिस्प्यूट नहीं रहा था। टोटली क्रिमिनल और सिविल केस फ्री हमने गांव बना दिए थे। पुलिस की सर्विस में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जब तुम्हारे काम में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा, जब लोग तुम्हारे पुलिसिंग में तुम्हारे साथ देना चालू कर देंगे, तो 80% पुलिस का काम कम हो जाता है। कम्युनिटी पुलिसिंग, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो ऑफिसर जितना ज़्यादा करेगा उससे वो ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी सुधरेगी। तो मैंने कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से पुणे डिस्ट्रिक्ट में 75% गांव डिस्प्यूट फ्री बनाए। पुणे डिस्ट्रिक्ट को 30 करोड़ का अवार्ड मिला गवर्नमेंट से, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को भी 20 करोड़ का बख्शिश मिला। जब ये मिला तो तब मेरा यूनो में मुझे बुलाया गया कि 80% विलेजेस तुमने डिस्प्यूट फ्री कैसे बनाए। तो यूनाइटेड नेशन में मुझे 2 घंटा ये स्कीम के बारे में, महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन के बारे में मुझे लेक्चर देने का सौभाग्य मिला। और कहने का मतलब, जो नए लोग आते हैं पुलिस में, आईपीएस में, जब तक कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन पुलिसिंग में नहीं है तब तक पुलिस कुछ भी नहीं काम कर सकती है। जब मैं एसपी था डिस्ट्रिक्ट का, तो हर एक गांव में रात को 10-10 लोग पेट्रोलिंग के लिए निकलते थे लाठी लेके।
तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के डेकॉइटीज़ और रॉबरीज हमने बंद कर दी थी। जब आम आदमी सोचने लगा कि ये पुलिस का काम है, मेरा काम है, तो तब पुलिस के में बहुत ही इफिशिएंसी आ जाती है। और मैंने एक काम किया, जब मुंबई में जब मैं पुलिस लाइन के लिए विजिट करने के लिए जाता था, तब पुलिस के घरों की स्थिति बहुत ख़राब थी, बहुत दुर्दशा थी। और घर भी कितना, एक हॉल और एक किचन का इतना बड़ा घर था, बेडरूम भी नहीं था। तो मैंने खुद इनिशिएशन लेके नई मुंबई एयरपोर्ट के बाजू में 100 एकड़ लैंड लेके अभी 10,000 घर बनाने का हम काम चालू कर रहे हैं। और ये कांस्टेबल्स के लिए 850 स्क्वायर फीट का घर उसके ओनरशिप में रहेंगे और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेलफेयर प्रोजेक्ट रहेगा। तो जब तुम तुम्हारे स्टाफ का, कांस्टेबल्स का वेलफेयर देखेंगे तो तुम्हारे कांस्टेबल समाज का वेलफेयर देखेंगे। तो ये एक चेन है, इट इज़ ए क्रिएशन ऑफ गुडविल। तो पुलिस ऑफिसर ने, आईपीएस ऑफिसर हो, एसपी हो, आईजी हो, जो उसके हाथ में काम, नीचे काम करने वाले लोग, तुम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दो। ऑलवेज थिंक फॉर द नेशन, ऑलवेज एंड फॉर एवर। देन थिंक फॉर द मैन टू हू यू कमांड। एंड थर्डली, नेवर थिंक फॉर यू, नेवर एंड नेवर। तो तुम्हारे ये मोटो होने चाहिए कि फर्स्ट नेशन, देन द पर्सन यू कमांड, persons who are you to command, and third priority is yours। पुलिस में तुम खुद को सबसे लो प्रायोरिटी पर रखो। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा कंफर्ट, तुम्हारा वेलफेयर, ये आईपीएस ऑफिसर ने सबके नीचे लाना चाहिए। फर्स्ट इज नेशन, सेकंड इज द पर्सन टू whom he command him, and third and last, the comfort of IPS officer। That is the saying by General Chemsfield। तो ये प्रायोरिटी के ऊपर उसने काम करना चाहिए। जो न्यू कमर्स लोग आते हैं, मैं तो उसको अपील करना चाहता हूँ कि पहले आपका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करिए कि आप पुलिस के लिए आपका एटीट्यूड फिट है या नहीं तो मैंने बहुत से अधिकारी देखे, उसको साइंटिस्ट का एटीट्यूड रहता है और वो पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं। तो और जब तुम्हारा जॉब प्लेजर से करते होंगे तो इट इज़ बिकम हॉबी। तो ये कन्वर्ट योर जॉब इनटू हॉबी। तो इसके लिए पहले आप समझ लो कि पुलिस की कठिनाई क्या है। यहाँ तुम्हारा पर्सनल कंफर्ट के लिए तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तुम्हारा सोशल लाइफ के लिए तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तुम्हारा पर्सनल लाइफ के लिए तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एट द कॉस्ट ऑफ योर पर्सनल, फैमिली एंड सोशल लाइफ, यू हैव टू परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर। तो ये सब ध्यान में रखते, मद्देनज़र रखते हुए आपको काम करने का है। अभी ये 10,000 घरों का हमारे कांस्टेबल्स और विडोज़ का जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसका काम अभी हम चालू करने वाले हैं। और जब तुम्हारे कांस्टेबल्स को लगेगा कि हमारे साहब हमारे वेलफेयर का ध्यान रखते हैं, हमारे कंफर्ट का ध्यान रखते हैं, तो दे आर रेडी टू सैक्रिफाई फॉर यू एज वेल एज फॉर द फोर्स एज वेल एज फॉर द कंट्री। तो ये सब चीज़ें मोटिवेट करने की ज़रूरत है। नहीं, पुलिस के लिए तुमको स्पेशल एटीट्यूड चाहिए। पहले सबसे बड़ा एटीट्यूड है, तुमको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। 100 सवाल पूछने का तुम्हें पेशेंस होना चाहिए। दूसरा, यू मस्ट बी ए गुड ह्यूमन बीइंग। द बेस्ट पुलिस ऑफिसर इज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग। ही मस्ट हैव एम्पैथी फॉर द कॉमन मैन। जब तक कॉमन मैन के बारे में उसके दिल में एम्पैथी नहीं है, तब तक वो सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर नहीं होता है। ही मस्ट बी ए गुड लीडर, ही मस्ट बी डिसीजन मेकर, एंड पुलिस ऑफिसर must share the blame, not the credit. He shall give the credit to his subordinates
and take the blame on him. Then he must be. And lastly, accountability with nation and welfare of the police force to whom he commands. मैं आप सभी युवा पुलिस ऑफिसर को अपील करता हूँ, सिर्फ जब लोग कोई प्रिपरेशन करते हैं तो मोटिवेटिंग फैक्टर जो एग्जामिनेशन के समय यही रहता है कि एसपी और डीएम बन के बड़ा बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बड़ा ऑफिस मिलेगा, पायलट मिलेगा, एस्कॉर्ट मिलेगा। ये आपके दिमाग में है तो पुलिस फोर्स में मत आओ। जनता के लिए कुछ काम करने का है, भारत की संविधान के लिए कुछ काम करने का है, गरीब लोगों को तुरंत न्याय देने का है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो पब्लिक का सेफ्टी और सिक्योरिटी करने का है, तो इसके लिए तुम आओ। ये यूनिफॉर्म लाल दिए की गाड़ी, पायलट, एस्कॉर्ट, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन, ये वीडियो बनाने के लिए की बात नहीं है। पुलिस का जो कैप है उसके ऊपर स्टेट का एम्ब्लेम रहता है, कंधे के ऊपर स्टेट का एम्ब्लेम रहता है, तो स्टेट का एम्ब्लेम कंधे पे रहना मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एंड पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस नहीं है। पावर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर विथ अकाउंटेबिलिटी, पावर विथ वेलफेयर ऑफ द फोर्स एंड पावर विथ द अकाउंटेबिलिटी विद द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक, ये सबसे है। मैं जाते जाते एक शेर सुनाता हूँ। ट्रक के पीछे लिखा था, और मैं हमेशा जो ट्रक के पीछे जो शेर लिखे हुए हैं मैं हमेशा वो लिख लेता हूँ। वो ट्रक के पीछे लिखा था, क्यों मरते हैं सनम के लिए, मरना है तो मरो वतन के लिए, ज़िंदगी में कुछ करो ऐसा काम, तिरंगा नीचे आए कफन के लिए, तिरंगा नीचे आए कफन के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।